बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो पहले हम बात करते हैं कि मोमेंटम कंजर्व कैसे हो सकता है। ठीक है, मतलब कि हम एक एग्जांपल समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो जैसे कोई बॉल है, उसको हम फ्लोर पे या किसी सरफेस पे रख दिए हैं। ठीक है, वो रेस्ट में है, और किसी दूसरे बॉल से हम उस पर, ठीक है, उसको मार रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं। ठीक, किसी दूसरे बॉल से हम उसको टीप के हिट कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई बॉल है या कोई बॉडी है, ठीक है, ये जो कि रेस्ट में है, इसका मास है लेटस से m1, और ये रेस्ट में है, यानी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी u1 जो है कितना है, 0 है, यानी ये रेस्ट में है। और एक दूसरा बॉडी है जिससे हम इसको हिट कर रहे हैं, जिसका मास m2 है। ठीक, और इसके पास जो कुछ वेलोसिटी है वो कितना है, u2 है, ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हम जब इसको हिट नहीं किए थे, ठीक है, जब हम इसको, ये मान लेते हैं बॉडी 1 है, ठीक है, यानी B1, और यह है बॉडी 2 यानी B2। ठीक है, B1 क्या है, बॉडी 1, B2 क्या है, बॉडी 2। तो जब हम इसको हिट नहीं किए थे यानी बिफोर कोलिजन, कोलिजन मतलब होता है हिट करना। ठीक है, बिफोर कोलिजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो इसके पास इस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, वेलोसिटी है u1, m1 के पास, m1 के पास जो वेलोसिटी है कितना है, u1 है, और m2 के पास जो वेलोसिटी है क्या है, u2 है। ठीक है, मतलब इसके पास जो वेलोसिटी है कितना है, u1, और इसके पास जो वेलोसिटी है कितना है, u2 है। ठीक है, अब हमने इसको हिट कर दिया। जब हम हिट करेंगे इसको, इसके बाद इसका कुछ वेलोसिटी चेंज होगा, यानी कि ये रेस्ट में है, यानी इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, और इसका भी वेलोसिटी जो है कितना है, u2 है। तो जब हम हिट कर देंगे यानी कोलिजन के बाद इसका भी वेलोसिटी कुछ चेंज होगा, तो हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन, यानी जब हमने इसको हिट कर दिया। आफ्टर कोलिजन जो इसके पास वेलोसिटी आएगा यानी B1, बॉडी 1 के पास जो वेलोसिटी आएगा कितना आएगा, यानी m1 जो है इसके पास जो वेलोसिटी आएगा कितना आएगा, v1। ठीक है, और जो m2 है यानी बॉडी 2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा, लेटस से v2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोलिजन के बाद, ठीक है, कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा दोनों बॉडी का, वो इक्वल होगा कोलिजन के पहले दोनों बॉडी के मोमेंटम के। मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी को हम बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम बात कर रहे हैं इस बॉडी का यानी B1 का, ठीक है, तो ये पहले क्या था, इनिशियली ये रेस्ट में था, कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हुआ यानी वेलोसिटी इंक्रीज किया इसका। ठीक है, इसका वेलोसिटी कोलिजन के बाद बॉडी B1 जो है इसका वेलोसिटी कोलिजन के बाद इंक्रीज किया, और जो बॉडी B2 है, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी हुआ इसका भी चेंज हुआ, लेकिन इसका वेलोसिटी डिक्रीज किया कोलिजन के बाद। ठीक है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी डिक्रीज किया। मतलब क्या है कि बॉडी 1 जो है, बॉडी 1 ये क्या कर रहा है, मोमेंटम को गेन कर रहा है। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी गेन कर रहा है मोमेंटम को। और इसका क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी मोमेंटम को लॉस कर रहा है। तो जितना बॉडी 2 मोमेंटम को लॉस करेगा उतना ही बॉडी 1 मोमेंटम को गेन करेगा। मतलब क्या कि मोमेंटम यहाँ भी कंजर्व है, जितना इसने लॉस किया उतना इसने गेन किया। ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन घट जाएगा और इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, यानी रेस्ट पे है तो कुछ मोशन में आ जाएगा। ठीक है, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम इसका स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हैं, तो स्टेटमेंट बोल सकते हैं व्हेन टू आर मोर बॉडी कोलाइड्स ईच अदर देन द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज आफ्टर कोलिजन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा,
तो अगर हम बात कर रहे हैं कि बिफोर कोलिजन में जो बॉडी 1 का मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P1 इक्वल टू वाट, मास कितना है m1 है और वेलोसिटी u1 है, ठीक है। यानी मोमेंटम इसका क्या है, 0 है, क्योंकि u 0 है। और अगर हम बात कर रहे हैं P2 यानी मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, तो क्या हो जाएगा m2 इंटू वाट, u2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें आफ्टर कोलिजन का, तो जो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा यानी वाट, P1 आफ्टर कोलिजन की हम बात करें P1 यानी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या हो जाएगा, m1 इंटू V1। और अगर हम बात कर रहे हैं मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी यानी P2 कितना हो जाएगा, m2 इंटू V2, ठीक है। अगर हम बिफोर कोलिजन, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा P1 प्लस P2, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे P1 प्लस P2, ठीक है। तो बात कर रहे हैं वाट बिफोर कोलिजन यानी कि P1 प्लस P2 इक्वल टू, इसको हम कर ले रहे हैं P1 डैश और P2 डैश, ठीक है, ताकि पता चलेगा, नहीं तो दोनों P1 P2 हो जा रहा था। तो यह हो गया P1 डैश प्लस वाट P2 डैश। आ रही बात समझ में, मतलब हम यहाँ से सीधे अब यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रही बात समझ में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P1 प्लस P2 यानी P1 कितना है तो M1 U1 है, प्लस P2 कितना है M2 U2 इज इक्वल टू, ठीक है, P1 डैश कितना है M1 V1 प्लस वाट P2 डैश कितना है M2 V2, ठीक है। यही होता है क्या, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ ऑल द बॉडी। और हाँ, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है यानी बॉडी जो हमने रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को क्या मान रहे हैं, निग्लिजिबल मान रहे हैं, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा। यह कंडीशन है किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, जो बॉडी है इनके और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। तो यही होता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब हम इसके स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका, ये समझने के लिए का था केवल, ठीक है, मिटा दे इसको। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यानी टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटा क्या होता है, मोमेंटा होता है मोमेंटम का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, when two or more bodies are collides each other, then the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision, ठीक। और हम आगे क्या लिख ले रहे हैं, इन absence of external force या unbalanced force,
एक्सटर्नल फोर्स और व्हाट, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यही होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। या हम कह सकते हैं द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि जो दो या दो से अधिक बॉडीज हैं उनके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जब वहाँ पे कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, मतलब व्हाट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। कंडीशन इसका क्या है, कंडीशन है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, मतलब वहाँ पे क्या है, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, दैट इज व्हाट, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने जो पीछे पॉइंट्स हमको मिला क्या था, वो था m1 व्हाट, m1 u1 प्लस ठीक है, यही था। अब हम बात करते हैं व्हाट, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब अब हम इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। उसके पहले कुछ बातें हम लोग रिमेंबर कर लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ लिया था, तो मिटाते हैं इसको। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था, यहाँ पे बता देते हैं साइड में, चेंज इन मोमेंटम के बारे में। चेंज इन व्हाट, पी मतलब क्या होता है, मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है व्हाट, एम वी माइनस यू, मतलब कि एम वी माइनस एम यू, ये होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम। इसी को हमने क्या बोला था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसी को हमने बोला था इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स इसको बोला था। इम्पल्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो बहुत कम समय के लिए लगता है। ठीक है, याद करिए हमने पढ़ा था किसमें, तो इस चैप्टर के 3rd वीडियो में, यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 03 में हमने पढ़ा था इम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो चेंज मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। और हमको क्या मिला था, तो हमको मिला था फोर्स। ठीक है, फोर्स इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी अपान टी। ठीक है, हमको मिला था फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपान टी, या इसी को हम बोल सकते हैं इम्पल्स पर यूनिट टाइम, इम्पल्स अपान टाइम। ठीक है, इम्पल्स अपान टाइम। हमको पता है क्या कि इम्पल्स का जो यूनिट होता है क्या होता है, तो जो इम्पल्स का यूनिट होता है वही मोमेंटम का यूनिट होता है। ठीक है, यानी kg मीटर पर सेकंड। तो अगर हम यहाँ से फोर्स की हम नई यूनिट निकालें, फोर्स की नहीं, अगर हम यहाँ से इम्पल्स की नई यूनिट निकालें, यानी इम्पल्स का जो पहले हम लोग यूनिट जानते हैं क्या है, kg मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर हम फोर्स के रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स F इंटू टाइम T। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड भी किसका यूनिट है, इम्पल्स का यूनिट है। ठीक है, न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है, इम्पल्स का यूनिट है। अगर इसको हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो वही यूनिट है पुराना वाला, यानी kg मीटर पर सेकंड। कैसे, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, देख लीजिए इसको भी। न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन को बोलते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू क्या है, सेकंड है। ठीक है, इंटू सेकंड है।
तो अब हम इसको अगर सही से लिखें तो हो जाएगा केजी मीटर, और पर सेकंड स्क्वायर मतलब कि अपन सेकंड का स्क्वायर इंटू सेकंड, तो सेकंड से सेकंड मतलब स्क्वायर कट जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा केजी मीटर पर सेकंड। यही यूनिट हम जानते थे इम्पल्स का, और यही यूनिट किसका होता है, मोमेंटम का। ठीक है, तो हमने यूनिट को भी सॉल्व करके देख लिया कि यूनिट यानी न्यूटन सेकंड कुछ और नहीं है बल्कि केजी मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है, तो अगर कहीं न्यूटन सेकंड आ गया तो किसकी यूनिट होगी, इम्पल्स की यूनिट होगी। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम इसके प्रूफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रूफ देखने जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो बॉडी ले रहे हैं और उनको अलग अलग वेलोसिटी दे रहे हैं दोनों को। ठीक है, दो बॉडी ले रहे हैं और उन दोनों को अलग अलग वेलोसिटी दे रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद वो दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और उसके बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं। ये बॉडी है जिसका मास है m1 और ये बॉडी है जिसका मास है m2। ठीक है, और इनको हमने वेलोसिटी दिया, m1 को हमने वेलोसिटी दिया u1 और m2 को वेलोसिटी दिया u2। ठीक है, यहाँ कहीं ये दोनों आके कोलाइड करेंगे कुछ समय बाद, कोलाइड। ठीक है, यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं दोनों, कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, मास कांस्टेंट होता है, तो जो m1 है, ठीक है, और ये m2 हो जाएगा, m2 कोलिजन के बाद का केस है ये, और इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा m1 का हो जाएगा v1 और m2 का क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, दो बॉडी लिया, इन दोनों को हमने अलग अलग वेलोसिटी दिया u1 एंड u2। ठीक है, कुछ समय बाद ये दोनों यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोलाइड करने के बाद इनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी m1 के पास वेलोसिटी आ जाएगा v1 और m2 के पास वेलोसिटी आ जाएगा v2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, m1 का और m2 का अलग अलग मोमेंटम निकालेंगे, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। चेंज इन मोमेंटम हम क्यों निकाले हैं, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपान टी का। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, उसको हम बोलते हैं डेल्टा P1। वन क्या डिनोट कर रहा है, वन से हम ये जान रहे हैं कि यह फर्स्ट मास के लिए बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट बॉडी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1v1 माइनस m2v2, m2 क्या है, m1v1 माइनस m1u1। ठीक है, क्योंकि हम केवल फर्स्ट बॉडी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1v1 माइनस m1u1। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, v1 माइनस u1। यह आगे क्या, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, यानी कि डेल्टा P2। टू क्या डिनोट कर रहा है कि हम सेकंड बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m2v2 माइनस m2u2, m2v2, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं F1, यानी हम किसका फोर्स निकाल रहे हैं, तो हम फर्स्ट बॉडी का फोर्स निकाल रहे हैं चेंज इन मोमेंटम की मदद से। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू डेल्टा P, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो m v1 माइनस u1, और मान लेते हैं कुछ टाइम लिया t। ठीक है, टाइम कुछ लिया होगा t। अब हम बात कर रहे हैं, ये हो गया 1, इसको मान लीजिए 1। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, यानी F2 का, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी यानी F2 का हम बात कर रहे हैं। तो
F2 के बारे में जो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा क्या हो जाएगा, यही फार्मूला यूज करें, चेंज इन मोमेंटम ऑफ F2 यानी डेल्टा P2 क्या है M2 V2 माइनस U2 और अपन टाइम क्या रहेगा वही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने दोनों को एक ही साथ रिलीज किया, ठीक है, एक ही टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी लेकर हमने छोड़ा, तो दोनों कोलाइड करने के बाद क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, गेन कर ले रहे हैं, तो दोनों एक ही साथ एक ही टाइम पे कोलाइड होंगे, ठीक है भाई, दो बॉडी कोलाइड हो रहे हैं, जैसे हम इन दोनों बॉडी को क्या करें, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये कोलाइड होंगे दोनों के लिए समय सेम होगा, यानी जिस टाइम पे ये कोलाइड कर रहा है उसी टाइम पे तो ये भी कोलाइड कर रहा है, यानी दोनों के लिए टाइम क्या है, सेम है, तो टाइम दोनों के लिए टी ही होगा, टी, ठीक है, आ रही बात समझ में, इसको मिटा दें, चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हम क्या बात करेंगे कि हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा व्हाट, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई बॉडी एक्शन कर रहा है उसी समय में रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, उसी समय मतलब अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसी समय दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाएगा और फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, यही हमने पढ़ा है किसमें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है, तो जो फोर्स लगाएगा M1 M2 पे वही फोर्स लगाएगा M2 M1 पे, ठीक है, जो फोर्स M1 भाई दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो जो फोर्स M1 M2 पे लगाएगा वही फोर्स M2 M1 पे लगाएगा, हमको कैसे पता चला, तो हमने पढ़ रखा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ आ गए, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ से हमको क्या मिला, F1 इज इक्वल टू व्हाट, F2, यानी जो फोर्स मास 1 मास 2 पे लगाएगा वही फोर्स मास 2 मास 1 पे लगाएगा, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, तो यहाँ पे हम निगेटिव लगा देंगे, ठीक है, यानी F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2, माइनस साइन क्या बता रहा है या निगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो निगेटिव साइन हमको यह बता रहा है कि जो F2 है वह F1 के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है, तब हम यही वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इसको हमने 1 माना और इसको हम मान ले रहे हैं क्या 2, ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ से, तो फ्रॉम 1 and what 2, F1 की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देना है, यानी M V1 माइनस U1 अपॉन T इक्वल टू, ठीक है, M1 है M1, ठीक है, इक्वल टू M2 V2 माइनस, यही है, ठीक है, हमने यह कैसे लिखा, तो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लिखा, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ भी एक्शन हो रहा है, मतलब दोनों बॉल कोलाइड कर रहे हैं, तो दोनों का जो फोर्स होगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा उनका, तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन लेकर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे F1 इक्वल टू माइनस F2, तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे, यानी यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव साइन हम लेकर चलेंगे, तो टाइम तो सेम है, T से T कट जाएगा, तो हमको सॉल्व करेंगे, इसको क्या मिलेगा, M1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, M2 U2, ठीक, यहाँ M2 V2 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, तो हमको मिलेगा M1 V1 प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, M2
अब हम इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा M1 ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, हो जाएगा M1, ठीक है। इसको हम पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, मतलब कैसे भी लिखिए, चाहे इसको पहले लिखिए या इसको बाद में लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए यही लिख देते हैं। ठीक है, यही क्या हो गया, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, मोमेंटम, मतलब कि टोटल मोमेंटम, ठीक है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हमने प्रूफ कर लिया इसको, ठीक। आ रही कि नहीं बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। तो हमको यहाँ से क्या मिला, हमको मिला M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसको हमको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। मतलब द टोटल सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू द सम ऑफ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। यही होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको हमको याद कर लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस पर अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो हमने किया क्या इसमें, इसमें हमने सिंपली किया क्या, तो हम दोनों बॉडी का क्या किए, पहले दोनों बॉडी का मोमेंटम निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद हमको दोनों बॉडी का मोमेंटम हम फाइंड कर लिए। उसके बाद हमको फार्मूला पता है F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। उस फार्मूले पे हम यूज कर लिए दोनों बॉडी के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमने उसको कंपेयर कर लिया। और मेन पॉइंट क्या है, पॉइंट नोटिस करने वाली क्या है कि फोर्स क्या होता है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन रख लिया, ठीक है। और ये माइनस साइन हम लेकर चलेंगे, तो माइनस साइन क्या बताता है कि डायरेक्शन दोनों फोर्स का क्या है, अपोजिट है, ठीक। तो इसको हमने माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और ये माइनस। यही चीज़ क्वेश्चन में भी लेकर चलना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन में भी अगर पूछेगा, क्वेश्चन आएंगे, अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा, हम माइनस कंसीडर करेंगे, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, माइनस में क्या करेंगे, हमेशा कंसीडर करेंगे, माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं इस पर। हो सकता है आपको टफ लग रहा हो लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार देखने के बाद आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। केवल देखने में बस टफ लग रहा है, ठीक। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे एक लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ मासेस 40 kg एंड 60 kg आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड। मतलब दो बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी ये है, ठीक है, दो बॉडी हैं। एक का मास है 40 kg और एक का मास है कितना 60 kg, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इधर और ये इधर इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक। और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, एक का वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, और इसका वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर दोनों यहाँ पे आके कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद, ठीक है, कोलाइड करने के बाद जो फर्स्ट बॉडी है यानी ये, इसका वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, यानी चेंज हो जा रहा है वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम सिंपली किसका यूज करेंगे, तो उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन यानी हम यूज करेंगे किसका, हम यूज करेंगे व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1u1 ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी दैट सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू सम ऑफ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। m1v1 यानी मास इंटू वेलोसिटी, ये तो होता है मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वैल्यू को भी हम सोच समझ के पुट करेंगे, कैसे, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है, दोनों का वेलोसिटी भी अलग अलग है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या करना है, एक का अपोजिट साइन में लेना है, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो m1 कितना है, यानी मास 140 kg, 40 इंटू u1 कितना है, यानी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक, प्लस m2 कितना है 60 kg इंटू u2 कितना है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो m1 यानी कि इसका मास जो है कितना है, तो मास दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास वही है 40 kg, 40 इंटू इसका जो वेलोसिटी दिया है फर्स्ट बॉडी का कितना दिया है, यानी कि जो हमको v1 दिया है, v1 कितना दिया है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 25 प्लस m2 कितना है 60 इंटू v2 हमको फाइंड करना है, यानी कि व्हाट, वेलोसिटी ऑफ अदर बॉडी हमको फाइंड करना है, यानी v2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है हम मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, इसका जो डायरेक्शन रहेगा अपोजिट रहेगा, यानी कि वेलोसिटी जो है इसका जो u1 है, ठीक है, u1 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन u2 कितना है 30 मीटर पर सेकंड, बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम निगेटिव साइन लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसी तरह ये 25 है तो यहाँ पे माइनस v2 लगा देंगे, ठीक है। इसी को हम माइनस कर ले रहे हैं, इसी को हम माइनस कर ले रहे हैं, किसी को अपोजिट करना होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन में डायरेक्शन मायने रखेगा, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट थ्रू हम निगेटिव साइन लगाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 1800, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1000 प्लस 60 v2। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमको -200 इक्वल टू, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1000 इक्वल टू 60 v2, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ये समझ में आ गया फिगर, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये -200 है और प्लस 1000 हो जाएगा 800
इज इक्वल टू 60v2। तो 60 को हम यह मल्टीप्लाई में इधर कर देंगे तो हो जाएगा 560 इक्वल टू वाट v2। तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, v2 आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सही है, हाँ ठीक है, 13.33 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हाट, इसके एग्जाम्पल का, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे है रिकॉइलिंग ऑफ गन है। फिर बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स क्या होता है, एक गेम होता है जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसमें एक होता है व्हाइट बॉल, या उसको हम बोलते हैं क्यू बॉल, ठीक है, CUE क्यू बॉल बोलते हैं। उससे क्या करना रहता है, कलर्ड बॉल होते हैं, ठीक है, कई कलर्ड बॉल होते हैं, उनको हिट करना रहता है उससे। तो एक गेम होता है, बिलियर्ड्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, ठीक है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। इस पर भी क्वेश्चन आपके रेफरेंस बुक में दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। ऑल इज वेल एंड बाय बाय।